एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर एंड एन क्लासेस में। एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम बहुत ही पास है और मैं आप लोगों के लिए पीवाईक्यू सीरीज ला रहा हूं। इससे पहले 9 तारीख और 13 और 14 3 दिनों का मैंने विश्लेषण कर दिया है, मेनली साइंस टॉपिक को फोकस करते हुए। आज मैं 17 अगस्त के सभी शिफ्ट का विश्लेषण करूंगा, जो तीनों शिफ्ट है। टोटल तकरीबन 57-58 क्वेश्चन में इसमें रहेंगे। बस मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये बता दूं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था, आप अपना तैयारी उसी अकॉर्डिंग कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। वृद्धि हार्मोन क्या कार्य करता है? तो सबसे पहले देखिए, जो वृद्धि हार्मोन होता है उसका नाम होता है, क्या पता है आप लोगों को? सोमाटोट्रोपिन। क्या नाम होता है? सोमाटोट्रोपिन। ये वृद्धि हार्मोन का नाम होता है। और ये कहां से रिलीज होता है? ये पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है। कहां से? पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है। इसका क्या काम है? ये तो कभी कभी विकास प्रोत्साहक के रूप में और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में ये काम करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है ना? तो ये सभी के सभी जो चारों ये पौधे के उत्तक हैं और सबका अपना अलग अलग कार्य है। मैं अगर बात करूं कठोर और मजबूत, तो ये एस्केलेरेनकाइमा है। कौन है? एस्केलेरेनकाइमा है ना। अगर कोलेनकाइमा की बात करें, वैसे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कोलेनकाइमा की बात करें तो ये संरचना प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा। जो पेरेनकाइमा है ये खाद्य भंडारण, प्रकाश संश्लेषण इसका मुख्य काम होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहा जाता है? मतलब कि जिसमें बस एक ही फ्रीक्वेंसी हो, एक ही आवृत्ति है, तो उसको हम लोग कहते हैं टोन। क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लवण प्रकृति में अम्लीय है? देखिए, ये तीनों लवण है, क्लियर। लेकिन सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम एसिटेट हो गया और अमोनियम फॉस्फेट हो गया। पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा सॉल्ट है, जो लवण है, जो प्रकृति में अम्लीय नेचर की है। मैं आपको बता दूं, ये तीनों सॉल्ट ना क्षारीय प्रवृत्ति के हैं। अब बताइएगा, तुम लोग कहोगे कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब लवण बनता है तो किससे बनता है? अम्ल प्लस क्षार से बनता है। अब लवण अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, यह डिपेंड करेगा कि कौन प्रबल है। अगर अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करेगा, अगर अम्ल प्रबल होगा तो लवण अम्लीय बनेगा, अगर क्षार प्रबल होगा तो लवण क्षारीय बनेगा। इस केस में क्या है? ये तीनों केस में क्षारीय क्या है, क्षार क्या है, प्रबल है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इनमें से कोई नहीं है ना। यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है, विद्युत धारा कितना दिया गया है? I दिया गया है विद्युत धारा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का आवेश E दिया गया, मतलब उस पर चार्ज। तो T सेकेंड में, टाइम T सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है? मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, कितना इससे पास होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, Q बराबर N इंटू E। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। यहां पे Q क्या है? चार्ज हो गया, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E हो गया एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है। एक और फॉर्मूला ध्यान रखना है आप लोग को, क्या रखना है? Q बराबर I इंटू टी। ये तो पढ़े होंगे आप लोग। अब देखो, Q बराबर IT और Q बराबर NE, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं NE बराबर IT। पूछ क्या रहा है आपसे? N पूछ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, N पूछ रहा है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर दोगे ना, तो ये हो जाएगा IT बाई E, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल अच्छा पूछ रहा था, आप लोगों को न्यूमेरिकल करके जाना पड़ेगा एग्जाम में। एक प्रसारण केंद्र आवृत्ति दे रखा है और गति दे रखा है। आपसे पूछ रहा है तरंग धैर्य। एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, गति बराबर तरंग धैर्य गुना आवृत्ति। ये ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ रहा है तरंग धैर्य, तो तरंग धैर्य क्या हो जाएगा? गति बटा आवृत्ति। गति कितनी है? 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और जो आवृत्ति कितनी है? 71 इंटू 10 टू दी पावर 4 हर्ज, है ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कुल मिला के आ जाएगा कितना पता है? ये आ जाएगा आप लोगों को 422.5 मीटर। इसको सॉल्व करना, बस
ये सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, मैं आपको बस फॉर्मूला कंसेप्ट बताता हूँ, कंसेप्ट क्या इसमें लगाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक अंग कौन से हैं? तो आपको पता है कि फूल में प्रजनन के लिए एक हो जाएगा कौन सा आपका नर प्रजनन तंत्र अंग, और एक हो जाएगा मादा प्रजनन अंग। जो नर प्रजनन अंग है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर। और जो मादा प्रजनन अंग है इसको हम लोग कहते हैं स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर। हाँ, देखिए कौन कौन सा हो जाएगा, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि शुष्क सेल जो होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा रहता है। क्या रहता है? रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा को जो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। 1 वाट में पूछ रहा है कि 1 वाट बराबर कितना होता है? तो आपको पता है कि वाट किसकी इकाई है? वाट शक्ति की इकाई है। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बट्टा समय। तो 1 वाट बराबर क्या होगा? 1 जूल बट्टा 1 सेकेंड, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 जूल पर सेकेंड। देख लो कहां है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जूल पर सेकेंड। हाँ, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सबसे पहले बार जो उसके परमाणु द्रव्यमान पर तत्व को वर्गीकृत किया गया था, उन्होंने कौन किया था? मेंडलीव ने किया था। कौन किया था? मेंडलीव। इससे पहले हालांकि डोबेनायर आए थे, न्यूलैंड आए थे, उन लोगों का अलग अलग ये था, अपना अपना थ्योरी था, बट जो मेंडलीव था पहली बार उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर पीरियोडिक टेबल को वर्गीकृत किया था। अगला क्वेश्चन है, 20 किलोग्राम और 50 किलोग्राम वजन वाले दो वस्तुओं के बीच आकर्षण का बल कितना होगा यदि उसके बीच की दूरी 2 मीटर हो? ठीक है, एक पिंड है ये मान लो तुम्हारा 20 केजी का और दूसरा पिंड है 50 केजी का, दोनों के बीच की दूरी है 2 मीटर। आकर्षण बल पूछ रहा है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशन चैप्टर में, F बराबर G m1m2/r²। सभी ने पढ़ा होगा ये चीज। G का मान कितना होता है? G का मान ध्यान याद कर लो अच्छे से, 6.67 into the power 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसी शिफ्ट में आगे ये क्वेश्चन पूछा गया है G का मान। अब G का मान यहां पुट कर दोगे, 20 केजी, 50 केजी और नीचे में 2 का स्क्वायर 4। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना पता है? 166.75 इंटू 10 टू दी पावर -10 न्यूटन, है ना। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैं इस वीडियो में कंसेप्ट बता रहा हूं, बाकी आप लोग जो है सो सॉल्व खुद कर लीजिएगा। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, बाकी तो आप सॉल्व कर ही लोगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति में गतिशील रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको पता है ना क्या कि ये जो है सो न्यूटन का पहला नियम है, जड़त्व का नियम होता है, इसको हम लोग जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम अभिक्रिया नहीं करती है, ध्यान रखिएगा। पीएच मान में 7 से 14 तक वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करता है? देखिए ये पीएच स्केल है, ये 0 हो गया, ये 14 हो गया और बीच में 7। जब हम लोग 7 से 0 की तरफ जाते हैं तो अम्लीय जो होता है, अम्लीय प्रकृति बढ़ता है। अम्ल नेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। और आपको पता होगा अम्ल नेचर इंक्रीज होगा तो अम्ल क्या होता है? H+आयन। H+आयन क्या होगा? अधिक होगा। जब 7 से 14 की ओर जाएंगे तो क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है और क्षारीय प्रवृत्ति जल में घुलने पर क्या होता है? OH- आयन। तो जितना अधिक जो क्षारीय होगा वो उतना अधिक OH- आयन देगा। तो कह रहा है कि 7 से 14 तक हम लोग बढ़ रहे हैं तो क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो OH- का जो सांद्रता होगा, आयन में सांद्रता होगा, क्या होगा? बढ़ेगा। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तो मैं आपको बता दूं, ये हो जाएगा आपको प्लाज्मा। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर रखी जाती है? तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा आवर्त सारणी है कुछ इस तरह का, जो ये हमारा हो गया लेफ्ट साइड हो गया
और ये हो गया राइट साइड। राइट साइड में जो है वो कौन है, नॉन मेटल है, जो अधातु है, और जो लेफ्ट साइड में वो कौन है, धातु है, ध्यान रखिएगा। तो पूछ रहा है कि धातु, तो धातु बाईं ओर रखी गई है, ठीक है। धातु ऑक्साइड जो दोनों अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड के मैं कुछ एग्जांपल दूं आपको, तो एक हो जाएगा लेड ऑक्साइड और एक हो जाएगा आपका जिंक ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पौधे में निम्नलिखित में से क्या बीज में परिवर्तित होता है। तो बीजांड, बीजांड क्या होता है, बाद में बीज में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या विद्युत धारा को एक परिपथ में प्रवाहित होने में सक्षम बनाता है। तो पता है आपको, जो विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा होता है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से होता है, ये तो सबको पता है। तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इसका करेक्ट आंसर। आइए अब हम लोग सिप नंबर 2 को देखते हैं। CuO प्लस H2 रिएक्ट करके दिया है क्या, Cu प्लस H2O, यह एक समीकरण किसका उदाहरण है। तो देखिए, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन और एक होता है रेडॉक्स। ऑक्सीडेशन वो होता है जहां पे ऑक्सीजन का गेन हो रहा हो, और रिडक्शन वो होता है जहां पे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा हो, ठीक है। और जो जहां ये दोनों काम हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है किसको, ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन, अपचय। और जो हाइड्रोजन है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस इक्वेशन में दोनों काम हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। वर्गीकरण की जो मूल इकाई है वो है आपको प्रजाति, क्या है, प्रजाति है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक रक्त बहने लगता है। वेरी इजी क्वेश्चन, विटामिन के। विटामिन के की कमी की वजह से रक्त का थक्का बनने में क्या होता है कि समय लगता है। एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल दूरी एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा गया है। देखिए एक वस्तु है, पहले तो उत्तल लेंस हम लोग बना ले, ये उत्तल लेंस होता है, ये इसका फोकस यहाँ पे होता है, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है क्या, इसका जो फोकस दूरी है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि F बराबर कितना हो जाएगा, 10। और ध्यान रखिएगा जब हम लोग मिरर सॉल्व करते हैं तो एक साइन जो होता है उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे F का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव हो जाएगा, अगर हम इसको एक्सिस मान ले तो इधर आपका माइनस में होता है, इधर आपका प्लस में होता है, ध्यान रखिएगा। तो F क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। अब क्या है कि यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो वस्तु की दूरी मान लो कि इधर 30 सेंटीमीटर है, यानी कि U का मान कितना हो जाएगा, 30, बट साइन क्या हो जाएगा, माइनस, ध्यान रखिएगा। तो पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, यानी कि V का मान आपसे पूछ रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो लेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v, v तो पूछ रहा है आपसे, ये क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u। 1/f कितना, 10 सेंटीमीटर प्लस में था, और 1/u 30 सेंटीमीटर माइनस में था, है ना। तो 1/10 माइनस 1/30, जब इसको सॉल्व करोगे तो कट कटा के 15 सेंटीमीटर आ जाएगा V का मान, यानी कि प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होने पर यह है दुधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान रखिएगा। लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है, इसको इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया, यह किसकी कमियों में से था। एक्चुअली क्या था कि जब न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत दिया था उस समय उन्होंने लोहा को जो है सो किससे, कोबाल्ट से और निकल से, इसके पास नहीं रखा था, इससे दूर रख दिया था, यानी कि उस सीरीज में नहीं रखा था जो अष्टक सीरीज था। तो ये किसकी कमी थी, तो ये न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत था, उसमें ये कमी था। अगला क्वेश्चन है, मान ले कि एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है, मतलब कि जो द्रव्यमान है ना, यानी कि जो मास ऑफ अर्थ है वो कितना है, पृथ्वी का, ऐसे मैं समझता हूं, रुको देख लो कि जो मान लो कोई और उसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है, आधा है। चलो द्रव्यमान निकल गया, और क्या, और त्रिज्या 1/3 है, यानी कि पृथ्वी का त्रिज्या कितना है, उसका 1/3 त्रिज्या है, आर का मान।
अच्छा, तो पूछ रहा है कि उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। तो आपको पता है, एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जी बराबर कैपिटल जी, एक सेकेंड, हाँ, कैपिटल जी और बाय में रेडियस ऑफ अर्थ। ये फॉर्मूला सबको पता है कि नहीं? नहीं पता है तो फिर इसको ग्रेविटेशन में तुम लोग पढ़े क्या हो। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे ग्रह पे हम लोग को निकालना है ना, तो मान लेते हैं कि G1, जी दूसरे ग्रह पर जो मास है वो कितना है? ये है, अर्थ के मास का आधा है, me/2 इसका स्क्वायर। रेडियस कितना हो जाएगा? RE/3 का स्क्वायर, यानी कि RE² बटा में 9। इसको जब लोग दोनों तोड़ेंगे तो हो जाएगा G इंटू me/RE² गुना में 9/2। अब देखो ये किसका मान है? अर्थ पे जी का मान है ये, तो ये हो जाएगा G गुना 9/2। तो अभी जो नया जो ग्रह है उस पे वैल्यू कितना निकल कर गया? G इंटू 9/2। देखो कहां पे? ऑप्शन नंबर 2 में है करेक्ट आंसर। ये देखो, ये क्या है कि फॉर्मूला पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप उसको लगा पाओगे, बाकी प्रॉब्लम होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। नाइट्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान 14 और हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? सबसे पहले अमोनिया का फॉर्मूला कितना होता है? NH3 होता है। क्या होता है? NH3। नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है तो इसका 14 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का 3 है। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 17। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? मैं आपको बता दूं, परावर्तन का जो नियम है वो ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों समान होगा। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो सौर ऊर्जा भी है, भूतापीय ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी। जीवाश्म ऊर्जा क्या है? वो नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, क्योंकि ये खत्म होने वाला ऊर्जा है। ये क्या है कि ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म होने वाला है। यदि हम धोन सोडा को थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो क्या हम देखेंगे? देखो ये सब ना डीप क्वेश्चन है साइंस का, क्लास 9-10 का, ठीक है। ये मतलब ऐसे नहीं आएगा, जो 9-10 का थोड़ा अच्छा से पढ़ लिया होगा उसी को आएगा। वैसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आध्यात्मिक गुण बढ़ाता है, आध्यात्मिक गुण बढ़ता है कहां से कहां तक? तो आपको पता है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो आध्यात्मिक गुण बढ़ेगा। तो देखो सोडियम क्या है? समूह 1 का ऑब्जेक्ट है, और क्लोरीन समूह कितना का? 9 का। तो हम लोग इधर से इधर बढ़ रहे हैं ना, तो क्या होगा? आध्यात्मिक गुण बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक कैपिटल जी का मान पूछ रहा है। अभी पीछे वाले एक न्यूमेरिकल में बताया था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, बहुत ये कंफ्यूजिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से प्रजनन करता है? तो ये हाइड्रा करता है। कौन करता है? हाइड्रा करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भार का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो भार जो होता है वेट बराबर होता है मास इंटू ग्रेविटी। ये एक तरह का फोर्स होता है, और फोर्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कार्बन का एक अपररूप नहीं है। कौन नहीं है? बकमुस्टर फ्लोरेंस, ये तो है, हीरा भी और ग्रेफाइट भी। कार्बन डाइऑक्साइड इसका अपरूप नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना है? तो मैं आपको बता दूं, जो वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक है वो है 1.0003। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये याद करना पड़ेगा आप लोगों को। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? इसका फॉर्मूला पूछ रहा है, वेरी इजी क्वेश्चन, हाफ mv²। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त बढ़िए जिससे यदि एक पौधे का जीन प्ररूप TTRR है, क्या है? स्मॉल tt कैपिटल RR है, तो फिनोटाइप क्या होगा? देखो ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है, मजाक नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है, अनुवांशिकी चैप्टर का ये क्वेश्चन है। उसके लिए आपको मेंडल का थ्योरम वगैरह सारा कुछ थ्योरी वगैरह पढ़ना पड़ेगा, तब आप इसको सॉल्व कर पाओगे। वैसे मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता दूं, ये बौना और गोल। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब मैं 17 अगस्त का थर्ड शिफ्ट दिखा रहा हूं आप लोगों को। आप लोग बस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। पौधों में बोनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, मतलब किसमें हम उसका उपचार करें, किस पार्ट में जो इसका बोनापन दूर किया जा सकता है या उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये होता है जिब्रेलिक एसिड। क्या होता है? जिब्रेलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन ना, यानी कि पहले भी था, पहले बाद में भी था, फिर ये हो गया बट्टा में टाइम, इसको हम लोग त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणविक संख्याओं पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी बस एक ऐसा आवर्त सारणी है जो परमाणविक संख्या पर आधारित है, जिसको मोसले साहब ने दिया था। अगला, यदि कार का प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड है, प्रारंभिक वेग कितना है? 5 मीटर पर सेकंड है। अंतिम वेग कितना है? 10 मीटर पर सेकंड है। टाइम दे रखा है 5 सेकंड। पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन, त्वरण पूछ रहा है ना, तो त्वरण बराबर क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल बट्टा टाइम 5, ये 1 हो जाएगा। 1 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य में रहती है? वेरी इजी क्वेश्चन, मरकरी, पारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर सटीक पीएच को नापने के लिए सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये सार्वभौमिक सूचक होता है। ऑप्शन नंबर 3। अंडा अंडाशय से बच्चादानी किसके माध्यम से लाया जाता है? तो ये डिंब वाहिनी की मदद से लाया जाता है। डिंब वाहिनी किसकी मदद से? डिंब वाहिनी की मदद से ये लाया जाता है। पृथ्वी की सतह m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के समानुपाती होता है। एक फॉर्मूला अभी तुरंत हम लोग देखे थे, G बराबर कैपिटल G मास ऑफ अर्थ बट्टा में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ये देख लो, तो ये हो जाएगा किसके है? ME बट्टा RE का समानुपाती हो जाएगा, ME बट्टा R स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं नर युग्मक, क्योंकि नर वाला ही तो क्या गति करता है। आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो में भी देखा होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। यदि किसी वस्तु को एक वृत्त में घुमाया जाता है तो उस पर किया गया कार्य कितना होगा? देखो यहां से चलना शुरू किया, फिर यहीं पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? परमाणुकता किसी भी वस्तु की होती है, किसी भी तत्व का क्या होता है? वो एक साथ में कितना उसका वो एलिमेंट तत्व रहता है, जैसे कि P8, P4, O2, H2। तो फास्फोरस कितना है? एक साथ में 4 है, तो क्या हो जाएगा? चतुर्परमाणुक, चतुर्परमाणुक हो जाएगा। ठीक है। हमारी आवश्यकताओं के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिया जा सकता है, क्योंकि उनमें डैश के गुण होते हैं। उनमें जो होता है अधात्वर्ध्यता और तन्यता, ये दोनों गुण होते हैं। किसमें? धातु में, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम होते हैं? तो उत्तक कोशिका विभाजन में पादप में ये विभज्योतक। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाम से ही क्लियर है। 1 नैनोमीटर कितना होता है? वेरी इजी क्वेश्चन, 10 के पावर -9 मीटर। और ध्वनि निम्न में से क्या है? ध्वनि निम्न में से क्या है? ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यांत्रिक तरंग। मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है? तो सूर्य, बच्चे से पढ़ रहे हैं ना कि सूर्य प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में क्या होता है? आपको बता दूं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड, उसके बाद लेड ऑक्साइड, ये सभी के सभी एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, यानी कि उभयधर्मी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है? देखो ये दर्पण है, गोलीय दर्पण, ये किसी स्क्वायर का पार्ट होगा, खोखला गोला का पार्ट है, और इस गोला का जो सेंटर होगा वही क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। ध्यान रखिए, वही दर्पण का क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। वह खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलीय दर्पण एक भाग होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं 17 तारीख का मैंने तीनों शिफ्ट का विश्लेषण किया। एग्जाम से पहले एक जरूरी इसलिए ताकि कैंडिडेट इस बात का एनालिसिस कर सके कि क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है और किस तरीके से पूछा जा रहा है। सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है कि किस दिशा में आप अपना तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्दी मिलते हैं जो बचे हुए शिफ्ट है उसका क्वेश्चन लेके। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देख के लाइक कमेंट शेयर कीजिए। धन्यवाद।